हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन नंबर 28 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to read another topic which is compounds of carbon. Let's start this topic. The compounds of carbon can be classified as organic and inorganic compounds. Earlier, the organic compounds were defined as those compounds which originated from living organisms, but it is now possible to synthesize organic compounds in the laboratory. Therefore, they are now defined as compounds of carbon. तो हमने अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ा था? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन उसे हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे पहले कैसे डिफाइन किया जाता था? वैसा कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होता है। लेकिन अब ये क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में, इसलिए इसे हम लोग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। द कंपाउंड्स of carbon, which are not organic compounds, are called inorganic compounds. Most of the inorganic compounds are obtained from various minerals. For example, limestone, marble, and dolomite contain carbon as carbonates. The other inorganic compounds are carbides of metal, example CaCa2, which is known as calcium carbide, HCl, CS2, and oxides of carbon such as CO2 and CO. तो जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है और वो ऑर्गेनिक नहीं है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे हम लोग अलग अलग प्रकार के मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइमस्टोन, मार्बल और डोलोमाइट जिसमें कार्बन कंटेन होता है और ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? कार्बोनेट से। और अदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कि मेटल का कार्बाइड हो गया, इसके एग्जांपल हो गया कैल्शियम कार्बाइड, HCN, CS2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो ऑक्साइड्स है वो कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। The organic compounds are obtained from natural sources such as plants and animals, coal and petroleum. You have studied in lesson that plants and animals are sources of complex organic compounds such as carbohydrates, starch, oils, protein, drugs, etc. Coal gives us benzene, phenol, naphthalene, etc. Whereas petroleum is source of petrol, diesel, kerosene, lubricating oils, wax, and other compounds. In addition, a large variety of synthetic organic compounds exist and their number is increasing daily. Thus, the number of organic compounds as compared to the inorganic ones is very large. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे हम लोग नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, कोल और पेट्रोलियम। आप लोगों ने एक लेसन में पढ़ लिया है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स है वो किसके सोर्स है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ड्रग, ये सब के। जो कोल्स है वो हम लोग क्या देते हैं? बेंजीन, फेनॉल, नेप्थलीन इत्यादि। और जो पेट्रोलियम है वो किसका सोर्स है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स और अदर कंपाउंड्स। इनके अलावा एक लार्ज वैरायटी ऑफ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसाइज करते हैं और इनको हम लोग डेली क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं इनके नंबर को। इसलिए जो नंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले क्या है? बहुत ही लार्ज है। The properties of organic and inorganic compounds are different from each other. Organic compounds are generally low melting solids or liquids. They dissolve in organic solvents such as benzene, alcohol, chloroform, etc., but are generally insoluble in water. The inorganic compounds are generally solids which have high melting and boiling points. They generally dissolve in water.
but are insoluble in organic solvents. तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनका जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सॉलिड है या लिक्विड से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, लो है, और वो डिजोल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन हो गया, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सब में वो डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके जो सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई है, और वो जनरली वाटर में डिजोल्व होते हैं लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, मीन्स घुलते नहीं है। After having a general idea about the nature of compounds, let us now study the oxides of carbon. But before that, why don't you answer the following questions to check your understanding? तो आप लोग को नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में कुछ जनरल आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग उसके जो कार्बन उसके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन 28.3 को सॉल्व करें। Oxides of carbon. The two important oxides of carbon are carbon monoxide and carbon dioxide. तो oxides of carbon जो है उसमें जो दो important है वो कौन कौन सा है, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड is formed when carbon or hydrocarbons are burned in a limited supply of oxygen. तो कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब कार्बन या फिर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए। And here are the formula of carbon monoxide. It is a colorless and odorless gas. It has a melting point of minus 199 degree Celsius and boiling point of minus 192 degree Celsius. तो कार्बन मोनोक्साइड कलरलेस होता है और अडरलेस होता है, मीन्स इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो minus 199 degree Celsius है और boiling point minus 192 degree Celsius. It is a major air pollutant and is released in large quantities from automobile engines. Its low-level poisoning causes headache and drowsiness, whereas its large amounts can cause even death. It is toxic because it reduces the oxygen carrying capacity of blood by binding with hemoglobin, the red pigment of blood. तो जो कार्बन मोनोक्साइड है वो कैसा है, मेजर एयर पॉल्यूटेंट है और ये ऑटोमोबाइल इंजन से लार्ज क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं। इसका जो लो लेवल पॉइजनिंग है इसके कारण सिर में दर्द होता है और ड्रॉजीनेस जैसा फील होता है, मीन्स इसमें चक्कर आते हैं, और इसका जो लार्ज अमाउंट्स है कार्बन मोनोक्साइड का वो डेथ का कारण भी बन सकता है। ये नेचर का टॉक्सिक होता है, मीन्स जहरीला होता है, तो इसलिए क्या क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन में जो ब्लड का कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने का उसको क्या करता है, ये बाइंड कर देता है हेमोग्लोबिन के साथ जो कि ब्लड का रेड पिगमेंट है। कार्बन मोनोक्साइड हैज मेनी यूजेस व्हिच आर गिवन बिलो। तो कार्बन ऑक्साइड्स का बहुत सारे यूजेस है, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस to reduce metal oxides. For example, in the blast furnace, it is used to reduce iron oxide to iron. तो कार्बन मोनोक्साइड को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मेटलर्जिकल प्रोसेस में से काम लिया जाता है। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड्स को। एग्जांपल के लिए हम लोग फर्नास में क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नास में भट्टी में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड्स को आयरन से रिड्यूस करने में। यहाँ पे एग्जाम्पल्स का दिया हुआ कि जो आयरन ऑक्साइड है इसको अगर कार्बन मोनोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाए तो हम लोग का जो आयरन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इट कैन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू गिव मेथनॉल CH3OH। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और ये प्रोडक्ट कौन सा देता है, मेथनॉल विच इज केमिकल CH3OH। It forms carbonyl compounds. The nickel carbonyl NiCO4 is used in the refinement of nickel. तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जो निकल कार्बोनिल है NiCO4 वो यूज होता है निकल के रिफाइनमेंट में। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जो कार्बन मोनोक्साइड है वो फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड।
Carbon dioxide is formed when carbon containing substances are burnt in excess of oxygen. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन होता है जब कार्बन ऐसा सब्सटेंस जो कार्बन कंटेन करता है और उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ. मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स. और ये कार्बोनेट्स को हीट करने के बाद भी इसका प्रोडक्शन होता है. जैसे कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. इट इज ऑल्सो रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर टू प्रोड्यूस अल्कोहल इथेनॉल. और ये कब रिलीज किया जाता है जब शुगर का फर्मेंटेशन होता है और इसमें हम लोग जब अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं इथेनॉल का तब भी ये रिलीज होता है. यहाँ पे देखिए C6H12O6 is the formula of glucose and it produces C2H5OH, ethanol and carbon dioxide. Carbon dioxide is colorless and odorless gas. It is present in very small amount, 0.03% in the atmosphere. It is a major contributor to the greenhouse effect about which you will study in lesson. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक कलरलेस और अडरलेस गैस है और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.03%. और ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैस में जो भी इफेक्ट है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जिसे आप लोगों ने पढ़ चुका है. द मेन यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एज फॉलोज. तो हम लोग इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके मेन यूजेस को पढ़ने वाले हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस is used as a refrigerant because when it is cooled at atmospheric pressure, it condenses into a solid rather than as a liquid. This solid supplying at -78 degrees Celsius. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको ड्राई आइस के नाम से भी बोला जाता है और ये रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है क्योंकि जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कूल होता है तो ये कंडेंस भी होता है सॉलिड में लिक्विड की जगह पे. और इसका जो सॉलिड सप्लाइंग जो इसका पॉइंट है वो कितना है -98 डिग्री सेल्सियस. इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट ड्रिंक्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज होता है कार्बोनेट ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में. इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O एंड बेकिंग सोडा NaSCO3. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज होता है वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में और बेकिंग सोडा के प्रोडक्शन में. नाउ दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 28.4. ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. The next topic is hydrocarbons. As the name suggests, hydrocarbons are compounds which contain only carbon and hydrogen. As you have studied in lesson, the main source of hydrocarbons is petroleum. तो जैसा कि नाम से आपको ये सजेशन मिल रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो किसका कंपाउंड है, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है. और आपने जैसे कि लेसन में पढ़ा कि जो मेन सोर्स है हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम. हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस एज शो इन फिगर 28.4. तो हाइड्रोकार्बन्स है उससे हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि फिगर 28.4 में शो किया गया है. हाइड्रोकार्बन्स से दो पहले पार्ट में डिवाइड किया गया है एलिपैथिक और ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स. फिर जो हमारा एलिपैथिक और ओपन चेन कंपाउंड्स उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स भी बोला जाता है पैराफिन्स और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n+2. और नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है एल्किन्स जिसे ओलेफिन्स भी बोला जाता है अल्काइंस. एल्किन्स का फॉर्मूला हो गया CnH2n और अल्काइंस का हो गया CnH2n-2. और हमारा जो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स है उसे भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. Aliphatic hydrocarbons. The word aliphatic is derived from the Greek word alipha meaning fat. Aliphatic hydrocarbons were named so because they were derived from fats and oils. तो जो हमारा एलिफैटिक वर्ड है वो एक ग्रीक के वर्ड के एलिफर से वो शब्द लिया गया है डिराइव किया गया है उसका मीनिंग होता है फैट. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का नाम ऐसा क्यों पड़ा है क्योंकि ये फैट्स और ऑयल से डिराइव किया गया है.
Hydrocarbons can be acyclic compounds which are straight chain compounds or cyclic compounds which have rings of carbon atoms. तो जो हाइड्रोकार्बन है वो असाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकता है जो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के रूप में फॉर्मेशन हो, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन एटम्स का उसमें रिंग्स का फॉर्मेशन हो. Aromatic hydrocarbons. The word aromatic is derived from the word aroma meaning fragrance. The aromatic compounds have a characteristic smell. Structurally, they include benzene and its derivative. तो जो वर्ड एरोमेटिक है वो अरोमा से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस. और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और जिसका स्ट्रक्चरली ये किसको इंक्लूड करता है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को. The aliphatic hydrocarbons can be divided into two categories: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. In saturated hydrocarbons, carbon atoms are linked to each other by single bonds, whereas unsaturated hydrocarbons, multiple bond, double and triple bonds are present between carbon atoms. तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें क्या होता है, जो कार्बन एटम्स है वो दूसरे से लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड से. लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन एटम्स के बीच में. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स. हम लोग से डिटेल से पढ़ते हैं. Saturated hydrocarbons, alkanes. Methane, CH4 is the simplest alkane in which 4 hydrogen atoms are linked to the carbon atom in a tetrahedral fashion as shown in figure 28.5. तो जो मीथेन है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH4. एक सिंपलेस्ट अल्केन है और ये जिसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का एटम कार्बन के एटम से लिंक्ड होता है टेट्राहेड्रल फैशन में, और जैसा कि फिगर 28.5 में स्ट्रक्चर मीथेन का शो किया गया है. If instead of a hydrogen atom, the carbon atom is further linked to another carbon atom, we get another alkene, namely ethane. तो जो कि हाइड्रोजन एटम था वो अब लिंक था. अब इसके बाद फिर जो कार्बन एटम्स है वो फिर से लिंक्ड हो गया अनदर कार्बन एटम से, और हम लोग एक और एल्केन फैमिली से एक ग्रुप को हम लोगों ने बनाया. तो वो क्या है, इथेन. एंड द फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6. एंड फिगर 28.6 shows structure of ethane. हम लोगों ने मीथेन पढ़ा, इथेन पढ़ा. मीथेन का फॉर्मूला CH4 एंड इथेन का फॉर्मूला C2H6. Similarly, more carbon atoms can link with each other and the carbon chain can further extend to give a variety of hydrocarbons. इसी तरह जो कार्बन एटम्स है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक होकर के एक चेन को एक्सटेंड करेगा और ये वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग को देंगे. The general formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms in the alkane molecule. First 10 alkane corresponding to n equal to 1 to n equal to 10 are given in table 28.1. तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है अल्केन का वो क्या है, CnH2n plus 2, जिसमें जो n है वो कार्बन एटम्स के लिए स्टैंड करता है अल्केन मॉलिक्यूल में, और जो फर्स्ट n अल्केन कॉरस्पॉन्डिंग टू n मतलब n एक फिर n से 10 तक का ये जो टेबल है वो आपको 28.1 में दिया गया है. 1 से 10 तक यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर इसका जो नेम है एल्केन्स का वो दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मींस इसमें कितने सारे आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है उसके नंबर्स को दिया गया है. तो आप लोग को मैं यहाँ पे नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझा रही हूँ. मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, butane C4H10, pentane C5H12, hexane C6H14, heptanes C7H16, octane C8H18, nonane C9H20, decane C10H22. इसमें एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा C है वो एक एक से आगे गया है सीरीज में, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 करके आगे गया है, मीन्स पहले 4 है फिर 6, 8, इस तरह से ये प्रोसीड करते गया है.
Alkanes are colorless and odorless compounds. They have very low reactivity. Many of these compounds are gases or liquids as shown in table 28.1. तो जो alkanes है वो colorless और odorless compounds है, उनका जो reactivity है बहुत low है और इसमें से बहुत सारे जो compounds है वो gases या फिर liquids में है. You can also see in table 28.1 that each compound differs from the previous one by a CH2 unit. Such a series of compounds is known as a homologous series. Each homologous series has a general formula. We have mentioned above the general formula for alkenes as Cn H2n plus 2, which is the general formula for the homologous series of alkanes. That is, all the compounds of the homologous series of alkanes can be represented by this general formula. You will see later that similar homologous series also exist for the unsaturated hydrocarbons and derivatives of hydrocarbons. तो आपने जैसा कि टेबल 28 पॉइंट को देखा, उसमें जो जितने भी कंपाउंड है वो प्रीवियस से CH2 यूनिट से डिफरेंट है और ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को होमोलॉगस सीरीज बोला जाता है. इसमें होमोलॉगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला है, हम लोगों ने मेंशन ऊपर में किया है कि जो जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का वो क्या है, CnH2n+2, जो कि अल्केन्स के होमोलॉगस सीरीज का ये जनरल फॉर्मूला है. इससे जितने भी कंपाउंड्स हैं होमोलॉगस सीरीज अल्केन्स के, उनको हम लोग इस जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू विल सी लेटर दैट सिमिलर होमोलॉगस सीरीज आल्सो एग्जिस्ट फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो आप ये भी देखोगे जो सिमिलर होमोलॉगस सीरीज है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में भी एग्जिस्ट करता है. Now the next topic is isomerism in alkanes. So far we have not mentioned anything about the last column of table 28.1. It mentions the number of isomers for various alkanes. Isomers are compounds which have the same molecular formula but have different structures. तो बहुत देर हो चुका है, जो लास्ट कॉलम है टेबल 28.1 में उसमें मेंशन किया गया है आइसोमर के बारे में, और हम लोगों ने अभी अल्केन्स के आइसोमर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं किया. तो आइसोमर्स क्या है, वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. The first three hydrocarbons have only one isomer because there is only one way in which 1, 2 or 3 carbon atoms can link to each other. That is methane, ethane and propane. तो हमारा जो फर्स्ट थ्री हाइड्रोकार्बन है अल्केन्स में वो क्या है, उसका एक ही तरीका है आइसोमर को रिप्रेजेंट करने का. इसलिए इसमें क्या है कि हम लोग इसका बस एक ही आइसोमर होता है मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का, हम लोग इसे एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट व्हेन देयर आर 4 कार्बन एटम्स दे कैन ज्वाइन इन 2 डिफरेंट वेज एज फॉलोज. तो जो हमारा 4 कार्बन एटम्स है उसे हम लोग दो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक हो गया स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट और दूसरा हो गया ब्रांच चेन अरेंजमेंट, और ये इसका क्या हो गया, आइसोमर हो गया. Corresponding to the above 2 carbon skeletons, there are 2 hydrocarbons, butanes and isobutane as shown below. तो ये जो हमारा, जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने कार्बन स्केलेटन देखा है उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को डाल दिया. तो ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, जैसे हम लोग आइसोब्यूटेन के नाम आइसोब्यूटेन भी है हमारा, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट किए, या तो चेन अरेंजमेंट में या फिर ब्रांच चेन अरेंजमेंट में. तो ये जो चेन अरेंजमेंट में है वो ब्यूटेन है और जो हमारा ब्रांच चेन अरेंजमेंट में वो क्या है, आइसोब्यूटेन. They are isomers of butane as they have the same molecular formula C4H10 but have different structures. ये जो किसके आइसोमर्स है, ब्यूटेन के, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो आइसोमर उसे बोलते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हो वो डिफरेंट हो. The number of possible structures in which different carbon atoms can link to each other increases with the increasing number of carbon atoms in the alkane molecules. Hence, the number of isomers of alkanes increases with the increase in the number of carbon atoms as is shown in table 28.1. After knowing about the structure of alkanes, let us now study how they are named. तो जो possible structure है आइसोमर्स का नंबर्स का वो किस पे क्या है, इसमें जो कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट है और वो लिंक करते हैं अदर एटम से कार्बन के, वो इंक्रीज करते जाते हैं
अल्केन मॉलिक्यूल्स में जो नंबर है आइसोमर्स का अल्केन्स में वो इंक्रीज होता है। और जैसे कि कार्बन एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका जो आइसोमर्स है अल्केन्स का वो भी इंक्रीज होते जाता है, जैसा कि हम लोगों ने टेबल 28.1 में देखा। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को तो अल्केन्स की समझ लिया, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि इसका नेमिंग कैसे हुआ है। IUPAC nomenclature of alkanes. Earlier organic compounds were known by their popular or common names, which mostly originated from the sources of these compounds. But as the number of these compounds increased, it became difficult to correlate the structure and name of the compound to the need of a synthetic nomenclature of compounds. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था अर्लियर में उसको हम लोग उसके पॉपुलर या फिर कॉमन नेम्स के साथ जिसमें वो मोस्टली ओरिजिनेट होते थे अपने सोर्स ऑफ कंपाउंड से उसके नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स में इंक्रीज हुआ इसके तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कॉरिलेट करना में सही से जानना डिफिकल्ट था और इसके नाम कंपाउंड के नेम का, तो हम लोग को एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी कंपाउंड की। द सिस्टमेटिक नेम्स आर कॉल्ड IUPAC नेम्स फॉर IUPAC नेमिंग। We must have idea about word root of carbon skeleton. The word root for different carbon skeletons are given below. तो जो सिस्टमैटिक नेम से इन अल्केन्स का उसे IUPAC बोला जाता है। और IUPAC नेमिंग के लिए हम लोग को पहले एक आइडिया होना चाहिए कि वर्ड रूट कैसा होता है कार्बन स्केलेटन का। और जो वर्ड रूट होता है डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स का वो नीचे दिया हुआ है, जैसे जिसमें कार्बन आइटम 1 हो उसका वर्ड रूट हो गया मेथ, 2 एथ, 3 prop, 4 bute, 5 paint, 6 hex, 7 hept, 8 oct, वैसे 9 का नॉन और 10 का डेक। The rules for the IUPAC nomenclature of alkanes are as follows. यहाँ पे IUPAC nomenclature के लिए कुछ rules दिए गए, हम लोग उसे एक एक करके देखते हैं। Up to butane, the common names are listed in table 28.1 have been adopted by IUPAC. For straight chain alkanes higher than butane, the suffix "ane" is added to the Greek root for the number of carbon atoms, that is pent for 5, hex for 6 and so on. तो ब्यूटेन तक जो कॉमन नेम्स है वो हमारे 28.1 टेबल में लिस्ट किया गया है, उसका जो एडॉप्टेशन है वो IUPAC के द्वारा हुआ है। और जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स है ब्यूटेन से हायर में उसमें सफिक्स एन का एडिशन किया गया है ग्रीक रूट वर्ड में, जैसे कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज पेंट हो गया वो 5 के लिए है उसमें एन लगा देंगे तो पेंटेन बन जाएगा। हेक्स है वो 6 के लिए उसमें एन लगा देंगे ऐड कर देंगे तो हेक्सेन बन जाएगा और इसी तरह आगे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 वर्ड रूट प्लस एन इक्वल टू मिथ एन मिथेन, तो हमारा जो CH4 है उसका वर्ड रूट उसमें जोड़ेंगे फिर एन को लगाएंगे तो मिथेन बन जाएगा। वैसे C3H8 वर्ड रूट प्लस एन प्रोप एन एंड सो ऑन। तो जो हमारा CH38 है वो किसका है प्रोपेन का है, तो प्रोप उसका वर्ड रूट है और जो एन है वो सफिक्स है और इसके बाद दोनों को मतलब मिला दिया जाए तो किस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ प्रोपेन का। इसी तरह आगे बढ़ता गया। द नेम्स ऑफ अल्केन्स सो ऑब्टेन आर लिस्टेड इन टेबल 28.1 और जितने भी अल्केन्स का जो नेम्स ऑब्टेन किया गया वो टेबल 28.1 में दिया गया है। फॉर ब्रांच chain alkanes, the longest continuous chain of carbon atom is selected as the main chain, which gives the root name of hydrocarbon. For example, in the following compounds, the longest chain consists of 6 carbon atoms. तो जो ब्रांच चेन अल्केन्स उसका जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है कार्बन एटम का वो सिलेक्ट किया जाता है मेन चेन के रूप में जो कि रूट देगा हाइड्रोकार्बन, रूट नेम देगा हाइड्रोकार्बन का। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो फॉलोइंग कंपाउंड्स नीचे जो दिया हुआ उसका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है कार्बन का 6 एटम्स, हेंस दिस कंपाउंड इज अ हेक्सेन डेरिवेटिव। तो ये जो कंपाउंड है इसका डेरिवेटिव है हेक्सेन का। Then the substituent alkyl groups are identified and named. The alkyl groups are named by replacing "ane" suffix to the alkane with "yl" suffix. Some examples of the names of alkyl groups so obtained given below. तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप है उसको भी आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, उसको भी नेम किया जा सकता है। जो अल्काइल ग्रुप से वो एन सफिक्स को रिप्लेस करके वायल सफिक्स का इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि सम एग्जांपल है अल्काइल ग्रुप्स का जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया है वो टेबल 28.2 में दिया हुआ है। अल्काइल ग्रुप क्या है CH3, C2H5, C3H7, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि आगे में क्या होगा C4H10, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो डिराइव्ड ये अल्केन से इसका डेरिवेशन है, जैसे कि पहला तो मिथेन था CH4 तो उसका ये बन गया क्या चीज मिथाइल,
इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। You can see that in the above compound the constituent alkyl group is an ethyl group। तो आप देख सकते हैं जो कंपाउंड हमारा दिया उसमें जो substituent alkyl group है वो किसका है, ethyl group से है। The location of the substituent alkyl group on the main chain is specified by counting its number from the end of the carbon chain, which gives it the lowest possible number. If we count from the end as shown in point number 2, we see that the ethyl group is attached to the third carbon atom of the main chain. Hence, we write the IUPAC name of the above alkane as 3-ethyl hexane। तो जो लोकेशन है सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप का मेन चेन में वो किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, नंबर को काउंट करके। जो हमारा कार्बन चेन है उसके एंड में जो नंबर है उसे हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और जो उसका जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर आता है उसे हम लोग काउंट करते हैं। अगर हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो एंड में जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में शो किया गया है कि जो इथाइल ग्रुप है वो अटैच है थर्ड कार्बन एटम से मेन चेन में, और हम लोग इसका जो आईयूपी से नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे, अल्केन का 3-ethyl hexane। नोट दैट द number and alphabets are separated by a hyphen and there is no space between the substituent and the root name। तो आपको नोट क्या करना है, जो नंबर है और अल्फाबेट से उसको सेपरेट किया जाता है एक हाइफन के साथ, और उसमें स्पेस नहीं है और रूट नेम के बीच में और नंबर के बीच में, बस उसे सेपरेट किया जाता है हाइफन के साथ। When more than one substituent is present on the carbon chain, then they are listed in alphabetical order। जब एक से ज्यादा का सब्स्टिट्यूएंट हो गया कार्बन चेन में जो प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ये जो है वो 6 तक है और इसका जो डिवाइडेशन वो 3 पे हो रहा है, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, 3-methyl हेक्सेन, क्योंकि ये 6 इसमें कार्बन एटम्स ये लॉन्गेस्ट फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये हेक्सेन के ग्रुप से डेरिवेटिव है। The identical substituents are indicated by the prefix di, tri, tetra, etc। तो जो identical substituents है वो किससे इंडिकेट किया जाता है, प्रीफिक्स से। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, इसी तरह आगे जाएगा। The prefixes di, tri, tetra, etc. are not considered while arranging the substituents in the alphabetical order। तो ये जो प्रीफिक्स है डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब को कंसिडर नहीं किया जाएगा जब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिया गया है 2-डाइमिथाइल ब्यूटेन का, तो इसका जो ब्रांचिंग हो रहा है वो 2 नंबर पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, 2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।